अभी तक हमने देखा कि बैंक्स जो है इंडिया में, मनी मार्केट से रिलेटेड बैंक्स तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल, एक रीजनल रूरल बैंक और एक कोऑपरेटिव बैंक, है ना। ये सारी सारी शेड्यूल में आती है कि नहीं आती है? तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अभी इस देखो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को हम देख रहे थे तीन भागों में। एक तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएट्स, है ना। एसएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसोसिएट्स, जो भी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, त्रावणकोर, है ना। और फिर हमने देखा कि इसके अलावा जो अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स है, वो अदर नेशनलाइज्ड बैंक है कि नहीं, ये दोनों किस सेक्टर में आती है? ये दोनों पब्लिक सेक्टर है। तो इन दोनों को हमने देख लिया था, पब्लिक सेक्टर में देख चुके हैं। अभी हम यहाँ से मूव करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर की बैंक को आरबीआई दो तरीके से डिफाइन करती है। एक तो ओल्ड बैंक्स, कौन सी बैंक्स? ओल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और दूसरी ये करती है न्यू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, न्यू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ये देखने के लिए आरबीआई का क्लासिफिकेशन है। अभी आप देखोगे कि इसके अलावा ओल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी है? भारत की इकोनॉमी को 1991 में खोला गया था, मतलब इफेक्टिवली 1993 से ही खुली थी ना इकोनॉमी। तो ये मान लो कि 1991 से पहले की जो बैंक्स थी, 1991 के पहले की प्राइवेट बैंक्स, पहले की प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क है? जिस भी कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन में 50% से ज्यादा मालिकाना हक अगर सरकार का होता है, मालिकाना हक सरकार का रहा, तो वो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक होती है। और अगर सरकार का नहीं, लोगों का, सरकार के अलावा दूसरे का है, तो वो पब्लिक प्राइवेट हो गई। अभी देखो, ये ओल्ड बैंक्स 1991 में पहले की, 1991 के बाद जिन्होंने नया लाइसेंस लेके और जो नई बैंक्स आई, वो आ गई न्यू, सॉरी ये न्यू प्राइवेट बैंक्स हो गई ना, हो गई न्यू प्राइवेट बैंक्स। एक तो ये क्लासिफिकेशन है। दूसरे तरीके से अगर क्लासिफिकेशन करना है ना प्राइवेट बैंक्स का, तो उसको आप कर सकते हो। प्राइवेट बैंक्स का दूसरा क्लासिफिकेशन है देसी और विदेशी, देसी और विदेशी बैंक्स, है ना। विदेशी को फॉरेनर बोलते हैं, तो फॉरेन बैंक, ये फॉरेन बैंक हो गई। और ये यहाँ की देसी प्राइवेट बैंक्स, यानी देसी प्राइवेट बैंक्स और विदेशी प्राइवेट बैंक्स। ये होता है एक बेसिक क्लासिफिकेशन। और जब ये सारी बैंक्स आप मिला दोगे, इनको ऐड कर दोगे, कौन कौन सी? एक तो एसबीआई एंड एसोसिएट्स प्लस अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स। अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स मतलब ये हो गया आपका पब्लिक सेक्टर, पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्लस आपकी इंडियन प्राइवेट बैंक्स, इंडियन प्राइवेट बैंक्स, और उसमें जोड़ दोगे आप फॉरेनर प्राइवेट बैंक। तो ये सारी की सारी को क्या बोल दोगे आप? ये सारी की सारी हो गई कमर्शियल बैंक्स, तो है ही सारी की सारी, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गई। तो इससे इंडिया में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का लिस्ट आ जाएगा। फिर शेड्यूल्ड आरआरबी आ जाएगा, फिर शेड्यूल्ड आपका कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएगा। इस तरह से आप बैंकिंग को देख सकते हो। अगर ज्यादा डिटेल में देखना है, बैंक वाइज बहुत फैक्चुअल तरीके से आपको देखना है कौन सी बैंक क्या थी क्या नहीं थी, तो ये आपका बैंकिंग है। पहले ये काम कर लेते हैं, आप लाइक कर दीजिए फेसबुक पे और ट्विटर पे फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे, सब्सक्राइब। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया में टोटल नंबर पता कर लेना आप, कितनी पब्लिक सेक्टर बैंक है, कितनी प्राइवेट में, डोमेस्टिक मतलब लोकल बैंक्स कितनी है, और मतलब डोमेस्टिक बैंक्स, देसी बैंक्स, और यहाँ पे विदेशी बैंक्स कितनी है। फिर आप टोटल करेंगे सबकी, कौन सी? कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे टोटल आएगा लगभग 89 90, लगभग इतना है। ऐसा है क्या? 89 बैंक्स है। ठीक है, 89 बैंक्स। कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर आपके पास प्रिसाइज डाटा है तो। और अभी दो बैंकों को लाइसेंस मिला है, दो बैंक्स जो है, कौन कौन सी बैंक्स है उनको, जो भी एक्ट अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट, उससे पावर लेके आरबीआई ने, आरबीआई के पास पहले से ही पावर थे लेकिन एडिशनल पावर्स मांग रहे थे, उसके बारे में मैं सेपरेटली बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद आरबीआई ने एप्लीकेशंस मंगाई थी। एप्लीकेशन के बाद उन एप्लीकेशंस का क्या हुआ था, एक कमेटी ने एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज किया था। क्या नाम था उस कमेटी का? विमल जालान, है ना, विमल जालान। ये कौन थे? ये पहले इंडिया के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे।
अब इन्होंने स्क्रूटनाइज करके और फाइनली अपनी रिकमेंडेशन आरबीआई को दी, और आरबीआई ने 2 नए लाइसेंस नए दिए हैं, दिए नहीं है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। अभी क्या दिया है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल। आपको पता होगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल और फाइनल लाइसेंस मिलने में लगभग 18 महीने लगते हैं। इस इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद इनको कुछ कुछ क्राइटेरिया उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, और इन 2 नई बैंकों का, प्राइवेट सेक्टर की बैंकों का नाम रहेगा, एक तो है बंधन, बंधन ही है ना, है ना, ये माइक्रो फाइनेंस में काम करती है तो इसका पूरा नाम हो गया बंधन माइक्रो फाइनेंस। और दूसरी है जो, क्या है नाम इसका, एचडीएफसी। एचडीएफसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। मतलब 2 स्पेशल जो जो बैंक्स थी उनको, मतलब बैंक्स नहीं थी ये ऑलरेडी फाइनेंस के फील्ड में काम कर रही थी। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते थे ये लोग। अच्छा, और ये लोग क्या करते थे? माइक्रो फाइनेंस का काम करते थे। माइक्रो फाइनेंस क्या हुआ है? छोटे छोटे लोन देना, है ना। लेकिन इन जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी कमी है कि ये लोग अपना डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोल सकते, चेक इश्यू नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। अभी इन बैंक्स के अलावा भी, जैसे हमने जो बात की थी बैंक्स की, क्या बात की थी बैंक्स की, कि कमर्शियल बैंक्स हो गई कमर्शियल, मतलब ये सारी जो कमर्शियल बैंक थी हमारी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, है ना, एसबीआई वगैरह, इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, उसके अलावा ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थी, ये आपने देखा होगा कि ये सिर्फ पैसा देती है, मतलब आपको डे टू डे बेसिस पे पैसा दे रही है, पैसा ले रही है, सबके लिए अवेलेबल है। मनी मार्केट है ये, शॉर्ट टर्म लेंडिंग, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर सकते हो आप, ये सब के लिए है। इसके अलावा मैं जब कैपिटल मार्केट की बात करूंगा, बहुत सारी बैंक्स होती है, बैंक्स तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी टाइप्स की बैंक्स होती है। बैंक्स तो देखो, इंटरनेशनल बैंक्स होती है, डेवलपमेंट बैंक्स होती है कि नहीं होती है? फिर आप देखोगे इंटरनेशनल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, विदेश की बैंक्स होती है, स्पेशलाइज्ड बैंक्स। अब स्पेशलाइज्ड बैंक्स में बहुत सारी स्पेशलाइज्ड बैंक्स हो जाती है। स्पेशलाइज्ड बैंक्स में आप देखोगे तो रूरल एरिया के लिए स्पेशलाइज्ड है आरआरबी, है ना। फिर आप देखोगे डेवलपमेंट के लिए स्पेशलिस्ट बैंक है, मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशलिस्ट बैंक होगी, हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए स्पेशल बैंक्स होगी। अच्छा, फिर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट बैंक होती है, सुना होगा ये नाम, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, बहुत पैसा छापते हैं, नोट छापने की मशीन ही होती है इनके पास। तो क्या करते हैं ये लोग इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करते हैं, ये मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने वगैरह वगैरह के अंदर हेल्प करते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट बैंक लोगों का फंड, बहुत सारे पैसे वाले लोगों का फंड मैनेज करते हैं। यहाँ बहुत आईएम के जो पढ़े लिखे सूट बूट वाले लड़के होते हैं, यहाँ बैठ के लोग। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल बैंक्स, वो आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ये देखेंगे। ये देखने के बाद ये पूरी सीरीज के अंदर मैं बात करूंगा। अभी तो इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है उसका एक हिस्ट्री आपको बताना है, बैंकिंग सेक्टर का स्टोरी, है ना, कैसे बैंकिंग सेक्टर इवॉल्व हुआ, है ना। फिर हम उसके बाद जो स्पेशली 91 के बाद जो रिफॉर्म हमारे इकोनॉमी में जो रिफॉर्म आया, वो रिफॉर्म पूरा ओवरऑल रिफॉर्म की शुरुआत हुई थी। इसलिए उस रिफॉर्म में आपने देखा होगा कुछ कमिटीज बनी थी। एक तो नरसिम्हन कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन 1 कमेटी बनी थी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, उनकी बात करूंगा। फिर नरसिम्हन 2 आपकी बनी थी लगभग 2000 के लगभग, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद भाई बैंकिंग लाइसेंस के 3 राउंड हो चुके हैं ना, एक पहले नरसिम्हम 1 कमेटी के बाद वहां हुआ था, एक दूसरा 2003 के लगभग हुआ था। उस समय कुछ कुछ बैंक्स को लाइसेंस मिला था, सिटी बैंक वगैरह को नहीं, सिटी बैंक को नहीं, यस बैंक को, है ना। और फिर अभी 2 को लाइसेंस मिला है। ठीक है, ये सब बातें देखेंगे, और फिर इसके साथ हम देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, बड़ा न्यूज में रहता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन न्यूज में क्या रहता है, बहुत जरूरी है लोगों को, मतलब अनबैंक्ड लोग है, आधे लोगों के पास तो अकाउंट नहीं है इस देश में, और सिर्फ 7 में से एक आदमी या औरत को, एक पर्सन को लोन मिलता है ना, बैंक से। बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे, 6 के 6, वो बाकी सब के सब जाएंगे अपने धन्नालाल ट्रेडर्स के पास, और वो पैसा लेके लूट लेगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत अच्छे से डाटा मैं आपको बताऊंगा, क्या है इंडिया में, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, है ना, इसका कैसे इकोनॉमी से, कैसे रोजगार, बेरोजगारी, इन सब से कनेक्शन है। अच्छा, और फिर मैं सब मार्केट की बात करूंगा। सब मार्केट मतलब ये मनी मार्केट का ही पार्ट है, बैंक्स और सब मार्केट। सब मार्केट क्या होता है? सब मार्केट में हम देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज इनको बोलते हैं, सीडीज। उसके बाद कुछ पेपर्स देखेंगे, कमर्शियल पेपर्स, है ना, कमर्शियल पेपर्स। और फिर देखेंगे ट्रेजरी बिल्स, है ना, ये भी तो मनी मार्केट का पार्ट है। ट्रेजरी बिल्स,
कमर्शियल व्हील्स तो देख ही लिए हमने, हाँ कमर्शियल व्हील्स है ना, ठीक है। फिर और उसके अलावा कोल मनी मार्केट भी अगर अगर लगेगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, कोल मनी मार्केट, ठीक है। तो इसके साथ हमारा मनी मार्केट कवर हो जाएगा और फिर हम कैपिटल मार्केट में मूव करेंगे, ठीक है। कैपिटल मार्केट में क्या क्या है, कैपिटल मार्केट में यही लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें आपका आ जाएगा शेयर मार्केट है ना, उसके बाद डेवलपमेंट के लिए जो भी बैंक है ना, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना, इसमें नाबार्ड वगैरह वगैरह ये जो कवर कर लेंगे हम, सिडबी नाबार्ड है ना, आजकल मुद्रा मुद्रा बैंक जो चली है वो, ये सब कवर कर लेंगे। चलो ओके बाय बाय। हाँ और देखो एक दिन में एक रात में कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ सब्सटेंशियल नहीं होता है, इसलिए पेशेंस रखो, धीरे धीरे लर्निंग होती है। अब आप चाहोगे पूरे वीडियो डाउनलोड कर लिया आपने और बस बैठने देखे 2 वीडियो देखा और सो गए, उससे अच्छा मैं कहूंगा रोज मतलब एक दो वीडियो देखे, इकोनॉमी के एक दो कुछ कुछ और दूसरी चीजें पढ़ ली, अखबार पढ़ लिया, तो ऐसे मतलब रोम बनने में सालों लग जाते हैं, एक दिन में नहीं बनता रोम, है ना। तभी कहते हैं ना रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वैसे रोम नहीं, कुछ भी एक दिन में नहीं बनता, ठीक है। लस्सी भी नहीं बनती एक दिन में तो। चलो ओके बाय बाय।